नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। हम इस वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर 1 मानव सेल यानी कि मानव कोशिका के बारे में देखने वाले हैं और इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। दूसरा सवाल है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा 1665 में किया गया था। तीसरा सवाल है सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान ने किए थे। इन्होंने 1838-39 में सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन ने पादप कोशिका का प्रतिपादन सर्वप्रथम किए थे 1838 में और 1839 में स्वान ने जंतु कोशिका का सर्वप्रथम प्रतिपादन किए थे। चौथा सवाल है रॉबर्ट हुक ने किसको देखकर कोशिका की खोज की थी। तो कॉर्क के टुकड़े को देखकर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका के खोज में पहली बार मृत कोशिका की खोज किए थे और पहली बार माइक्रोस्कोप की खोज सूक्ष्मदर्शी यंत्र की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। पांचवा सवाल है कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कोशिका को दो भागों में विभाजित किया, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नीलहरित शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ से संबंधित जीवधारियों को देखा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में स्तनधारी पादप वर्गीकी के पादप के बारे में देखा जाता है। छठा सवाल है कि जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिसका जिक्र हमने ऊपर कर चुके हैं। सातवां सवाल है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मीसोसोम करता है। मीसोसोम तथा एक कोशिका झिल्ली है वो श्वसन का कार्य करता है। आठवां सवाल है जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो जंतु व वनस्पति में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। नौवां सवाल है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को किस रूप में सम्मिलित किया गया है। तो प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को सम्मिलित किया गया है। 10वां सवाल है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में यानी जंतु पादप में आरएनए का संश्लेषण नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है यानी कि केंद्रक में होता है। 11वां सवाल है सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। 12वां सवाल है संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा का है यानी माइकोप्लाज्मा का संसार की सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। 13वां सवाल है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ओवियम है, ओवियम। 14वां सवाल है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका सेरिवेलम की गैंड्रियूल सेल कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका में कभी कभी स्पर्म की कोशिका को भी दिया जाता है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिबेलम की गैंड्रियूल सेल। 15वां सवाल है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है जो मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। 16वां सवाल है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। तो कोशिका में न्यूक्लियस यानी नाभिक या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे। रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिक वैज्ञानिक थे। 17वां सवाल है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है यानी कि पूर्ण विकसित केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। 18वां सवाल है एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है यानी कि किसी भी एक कोशिका में सबसे बड़ा उसके कोशिका के अंग कौन सा है। तो नाभिक है यानी कि केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है। 19वां सवाल है कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है यानी कि कोशिका के प्रक्रियात्मक कार्यों को कौन नियंत्रित करता है यानी कि उसे कौन संभालता है। तो केंद्रक संभालता है जो कोशिका के एक मध्यवर्ती भाग में स्थित होता है।
20वां सवाल है, किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। 21वां सवाल है, किस कोशिका में नाभिक नहीं होती है, तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक यानी केंद्रक नहीं पाई जाती है। 22वां सवाल है, सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है, सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है, तो पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। 23वां सवाल है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, तो कोशिका में कोशिकांगीय वायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। 24वां सवाल है, पौधा में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो सेल्यूलोज कहा जाता है। सेल्यूलोज एक कोशिका में पाए जाने वाले एक कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का अंश है। 25वां सवाल है, कोशिका कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है, तो कोशिका भित्ति जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है बल्कि इसके विपरीत पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। 26वां सवाल है, कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो कवक में कोशिका भित्ति काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। 27वां सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले कार्ल बेंडा ने 1898 ईस्वी में दिए थे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 28वां सवाल है, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो कोशिका में जैविक क्रिया यानी कि जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी माध्यम में प्राप्त किया जाता है। 29वां सवाल है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसका पूर्ण नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। 30वां सवाल है, क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र का संपन्न होना सबसे पहले क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था और उन्हीं के नाम पर क्रेब्स चक्र नाम रखा गया था। 31वां सवाल है, नाभिक के अलावा कोशिका का किस कोशिकाओं में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो केंद्रक के अलावा कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाई जाती है। 32वां सवाल है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने देखा कि मीसोसोम यानी कोशिका झिल्ली करता है और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। 33वां सवाल है, पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस जाना जाता है, यानी कि बिजली का घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 34वां सवाल है, कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 35वां सवाल है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है, कोशिका भित्ति लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। 36वां सवाल है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका भित्ति के आर पार जा सकते हैं, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका भित्ति के आर पार जा सकते हैं। 37वां सवाल है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किए थे। 38वां सवाल है, कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। 39वां सवाल है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है, तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि की पैकेजिंग करना, यानी कि कोशिका द्वारा जो भी प्रोटीन वसा का संश्लेषण किया जाता है उसका पैक करने का कार्य गोल्जी काय का होता है। 40वां सवाल है, किस वैज्ञानिक ने 1839 में जीव द्रव का नामकरण किया था, तो जीवकरण का नाम 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। 41वां सवाल है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को माना जाता है। 42वां सवाल है, जीव द्रव किससे बना होता है, तो जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक को मिलाकर से सम्मिलित रूप से बना होता है। 43वां सवाल है, किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की खोज 1955 में क्रिश्चियन डी डबे ने किए थे। 1955 में 2855 में क्रिश्चियन डी डबे ने किए थे।
44वां सवाल है, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। किसी कोशिका की अनुघातित थैली किसी कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को निपटान करने में मदद करता है। 45वां सवाल है, कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहगार की तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम, जो कोशिका अंगक के रूप में पाचक एंजाइम के संग्रहगार के रूप में कार्य करता है। 46वां सवाल है, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिकांग के कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। 47वां सवाल है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण यानी उत्पादन यानी निर्माण राइबोसोम में होता है। 48वां सवाल है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थित होगी तो कोशिका द्वारा प्रोटीन का निर्माण करने में असमर्थ हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारा चैनल AR स्टडी ऑफिशियल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। 49वां सवाल है, पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप कोशिका में लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। 50वां सवाल है, 50वां सवाल है, कोशिकांग जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है कहां पर वो संपन्न होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। इसी में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को संचित करने का कार्य करता है। अगला सवाल है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। यहीं पर भोजन का पौधों द्वारा संश्लेषित किया जाता है, निर्माण किया जाता है। 52वां सवाल है, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव देखने को मिलता है यानी अनुपस्थित होता है। 53वां सवाल है, कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, मतलब कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। 54वां सवाल, अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है? तो अनुवांशिकी विज्ञान का जनक गैगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने अनुवांशिकता के बारे में पूरे दुनिया को पहली बार इन्होंने ही बताए थे। 55वां सवाल है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो वंशागति गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने 1902 में प्रस्तुत किए थे। 56वां सवाल है, क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन से बना होता है। 57वां सवाल है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। और यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या का जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या देखने को मिलती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? यानी गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या कितनी है? तो 23 है, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। 59वां सवाल, एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? तो एक गुणसूत्र की संरचना में यानी उनके बनने में DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। अगला सवाल है, बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो बहुगुणिता क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने से होती है। 61वां सवाल है, गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो गुणसूत्र का शीर्ष भाग यानी आगे का भाग टेलोमियर कहलाता है। 62वां सवाल है, लिंग गुणसूत्रों में कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? तो XY, जो XY गुणसूत्र के कारण नर संतति का जन्म होता है। 63वां सवाल है, मानव संतति के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? मादा संतति के जन्म के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? तो XX, जो मानव संतति के उत्पन्न के लिए उत्तरदायी होता है। 64वां सवाल है, वाटसन एवं क्रिक ने DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को कब प्रस्तावित किए थे? तो 1953 में प्रस्तावित किए थे। इनके लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 65वां सवाल है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई जीन है। 66वां सवाल है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का निर्माण हरगोविंद खुराना जी ने किए थे। इसीलिए इसे हाइब्रिड का जनक भी कहा जाता है। 67वां सवाल है, जीन कहाँ उपस्थित होता है? तो जीन गुणसूत्र में उपस्थित होता है। 68वां सवाल है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन
उत्परिवर्तन कहलाता है। और आज का आखिरी सवाल है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी एसिड है। तो और एक और सवाल है कि आरएनए का फुल नाम राइबो न्यूक्लिड एसिड है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।